अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1, जिसका नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम एज़ यूजुअल बात करते हैं, जब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, कि बोर्ड एग्ज़ाम में उस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर काउंट किया जाता है, कितने मार्क्स का पेपर इंक्लूड करते हैं पेपर के अंदर। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि इस चैप्टर में से टोटल 9 मार्क्स का पेपर आएगा बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, जिसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, 1 एमसीक्यू होगा 1 मार्क्स का, और लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट होगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। यानी कि टोटल जो है इस चैप्टर में से 9 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर का नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। हमारे पूरे चैप्टर का जो नेम है वो ऐसे समझ लें कि वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट 3 या 4 एक्सरसाइज में हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना है, और लास्ट 2 एक्सरसाइज में हम इंशाल्लाह डिटर्मिनेंट्स का जिक्र करेंगे। को टोटल 6 एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर की। और क्या टॉपिक्स हैं हमारे यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर। एक तो हमने ये पढ़ना है कि मैट्रिसेस होते क्या हैं, इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं वो पढ़ेंगे। इनके बेसिक जो ऑपरेशंस हैं मैट्रिसेस के बारे में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे मैट्रिसेस के। और लास्ट पे जो हमारे पास जो मेन और मेजर टॉपिक होगा इस चैप्टर का, वो होगा कि हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन होगी और हमने उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा बाय यूजिंग मैट्रिसेस। ये हमारे टॉपिक्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिसेस जो हैं वो होते क्या हैं, उनका इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैट्रिसेस का यूज़ क्या है, या मैट्रिसेस इंट्रोड्यूस किसने करवाए थे हमें। ये इस पैराग्राफ में हम थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है, आप इसको 2 पैराग्राफ्स कह लें। ये यहाँ तक 1 जो पहला पैराग्राफ है, 2.5 लाइन जो पहली हैं, इसका एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि यूज़ ऑफ मैट्रिसेस, डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ मैट्रिसेस, या वेयर मैट्रिसेस आर यूज्ड। तो आप यहाँ पे ये जो 2.5 लाइन है ये आप लिख देंगे तो उसका आंसर बन जाएगा। तो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, द मैट्रिसेस हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एज ऑफ कंप्यूटर साइंस। यानी कि ऑलमोस्ट हर डिसिप्लिन के अंदर जो मैट्रिसेस हैं वो क्या हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं। तो पहला जो पैराग्राफ है उसमें आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, जो बोर्ड में आ भी सकता है, पॉसिबल है कि वेयर मैट्रिसेस आर यूज्ड, राइट डाउन द यूजेस ऑफ मैट्रिसेस। तो ऐसा इसका आंसर आप बना सकते हैं। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैले, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th century हु फर्स्ट डेवलप्ड थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। तो सेकंड पैराग्राफ जो है ये एमसीक्यूज में तो काफ़ी बार आ चुका हुआ है कि आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट या बाय मैथमेटिशियन। तो उसका जो नेम है वो आपने याद रखना है, आर्थर कैले उसका नेम था। तो ये शॉर्ट में ही पूछा जा सकता है कि थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस क्या है, या आर्थर कैले कौन था, उसने क्या काम किया था। तो इस पैराग्राफ के अंदर आप उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम मेन चीज़ की तरफ आते हैं कि मैट्रिसेस होते क्या हैं, उनकी प्रॉपर हम डेफिनेशन करेंगे। A rectangular array or formation of collection of real numbers, say 0, 1, 2, 3, 4 and 7, as 1, 3, 4, 7 to 0 and then enclosed by square brackets is said to form a matrix। क्या कहना चाह रहा है वो, कि अगर आप रियल नंबर्स को रेक्टेंगल की फॉर्म में अरेंज करते हैं, जैसे ये देखिए ये रेक्टेंगुलर फॉर्म बन गई है, तो रेक्टेंगल की फॉर्म में ऐसे अरेंज कर दिया जाए, तो अरेंज करने के बाद उन रियल नंबर्स को फिर इनक्लोज किया जाए, बंद कर दिया जाए किसके अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर। और कौन सी ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो चीज़ बनी है वो क्या है, एक मैट्रिक्स है।
तो ये जो है हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन मार्क कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन यहाँ से लेके यहाँ तक इज़ एनदर मैट्रिक्स, यानी कि 2 एग्जांपल्स भी हो जाएंगी इसमें और डेफिनेशन भी हो जाएगी। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है जहाँ पे लिखा है वी टर्म द रियल नंबर्स यूज इन फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स एज एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या कहना चाह रहा है वो कि एलिमेंट्स या जो एंट्रीज होती है मैट्रिक्स की वो क्या होती हैं, ये उसकी डेफिनेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स या एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, उसका आंसर ये लिखेंगे आप कि वो टर्म्स या वो रियल नंबर्स जो हमारे पास यूज़ होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, दैट आर नोन एज एंट्रीज या एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, जो सेकंड पैराग्राफ है, जो सेकंड 1.5 लाइन है लास्ट पे, the matrices are denoted conventionally by the capital letters A, B, C up to so on MN of English alphabets। ठीक, तो इसका भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ matrices are named, यानी कि उनके नेम कैसे रखे जाते हैं। तो आपने याद रख लेना है कि उनके जो नेम हैं वो कैपिटल लेटर्स के साथ रखे जाते हैं। उनके जो नेम होंगे, लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे ये मैट्रिक्स है तो हम इसको कोई नेम दे सकते हैं, A, B, C, D कुछ भी दे सकते हैं, बट कैपिटल लेटर्स के साथ नेम करेंगे। ये आपने याद रखना है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेशंस के तौर पे भी पूछा जा सकता है या फिर MCQs के तौर पे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मैट्रिसेस की रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। ये जो अंदर सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे ये इसके एलिमेंट्स हैं या इसकी क्या हैं, एंट्रीज़ हैं। बट एंट्रीज़ 2 तरह की होती हैं। जैसे ये जो एंट्रीज़ हैं, ये अगर हम इनको ऐसे रीड करें 1 2 0 3 5 4 2 1 -1, हम इनको हॉरिजेंटली रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हॉरिजेंटली एलिमेंट्स होते हैं, जो हॉरिजेंटल वे में प्रेजेंट होते हैं, दैट एलिमेंट्स आर नोन एज रोज़। तो 1 2 0 एक रो है, 3 5 4 एक रो है, 2 1 -1 ये भी एक रो है। तो कितनी रोज हैं यहाँ पे, 3 रोज हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड एज R1 R2 एंड R3। अब कॉलम्स क्या होते हैं, जिनको वर्टिकली हम व्यू करते हैं। जैसे ये 2 0 3 ऊपर से नीचे की तरफ रीड किया जाए तो ये क्या होगा, कॉलम होगा। 3 1 2 ये भी एक कॉलम होगा। 5 -1 1 ये भी कॉलम होगा। तो क्या होगी कॉलम की डेफिनेशन इन मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स बी, यहाँ पे नेम है इसका, बट ज़रूरी नहीं है कि आप बी की बात करें, आप किसी की भी बात कर सकते हैं। तो उसके जो एंट्रीज होंगी दैट आर प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर नोन एज कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। तो जो एलिमेंट्स वर्टिकली प्रेजेंट हो गए दैट आर नोन एज कॉलम्स। कॉलम्स और रोज क्या होती हैं, आपको अच्छे से इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। बच्चों, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है बेसिकली वो साइज ऑफ मैट्रिक्स बताने के लिए यूज़ किया जाता है। और साइज ऑफ मैट्रिक्स से ये मुराद है या उससे ये हम मतलब लेते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स है उसमें रोज़ कितनी हैं और कॉलम्स कितने हैं। तो सिंपल वर्ड्स में मैं ऑर्डर की बात करूं तो उसका मतलब ये है कि हमने ऑर्डर में ये बताना होता है कि हमारा जो मैट्रिक्स है उसमें रोज़ कितनी हैं और कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर है वो रोज़ और कॉलम्स पे डिपेंड करता है। तो आगे वो एग्जांपल दे रहा है कि फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स M है और आप फ़र्ज़ कर लें कि उसकी जो रोज़ हैं वो M है। M का मतलब कुछ भी हो सकती हैं, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती हैं, एंड N कॉलम्स, देन M इज़ सेड टू बी ऑफ द ऑर्डर M बाय N। और बच्चों याद रखिएगा यहाँ पे देखिए M आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं रोज़ के साथ, कि रोज़ जो है वो M है और N क्या है, कॉलम्स हैं। तो याद रखिएगा जब ऑर्डर लिखना है तो रोज़ को हमेशा आपने पहले लिखना है। तो रोज़ की क्वांटिटी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक हाइफन लगाएंगे, डैश लगाएंगे, फिर बाय लिखेंगे, फिर डैश लगाएंगे, फिर एन लिखेंगे, तो वो होगा आपका ऑर्डर। लेट्स सपोज जैसे ये M है, इसकी हमारी जो M की क्वांटिटी है यानी कि जो रोज़ हैं वो कितनी है, 2 है। रोज़ होती है हॉरिजेंटली जो देखा जाता है, ये फर्स्ट रो ये सेकेंड रो, और ये 1 1 2 0 3 2 जो है ये
कॉलम्स हैं, तो कितने कॉलम्स हैं 3 और कितनी रोज हैं 2। सो ऑर्डर जो होगा वो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। याद रखिएगा कि ऑर्डर का एक और मीनिंग भी होता है अरेंजमेंट। ऑर्डर का मतलब तरतीब भी होता है। तो आपने ये भी याद रखना है कि आपने ये जो ऑर्डर के स्पेसिफिक नंबर्स हैं ये जो लिखे हैं 2/3 है तो आप इसको 2/3 ही रीड करेंगे और रोज़ हमेशा पहले लिखी जाएंगी, कॉलम्स बाद में। आप 2/3 को 3/2 नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, ये आगे एक और एग्जांपल है, इसको भी आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिसेस जो होते हैं, जब हम दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस की बात करें और हम कहें कि क्या ये इक्वल है या नहीं है, तो हम उन दोनों को या उन जो जितने भी मैट्रिक्स हैं उनको हम ये देखते हैं उनमें कि उनमें दो चीज़ों का होना मौजूद होना ज़रूरी है। नंबर 1, ऑर्डर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर अगर बी के इक्वल होगा तो वो इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं हो सकते। नंबर 1 कंडीशन। सिर्फ ऑर्डर सेम होना कंपलसरी नहीं है, इसके साथ साथ कुछ और भी कंपलसरी है। क्या है कंपलसरी? कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, कि उनके ऑर्डर भी सेम होने चाहिए और एंट्रीज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 2/2 है, तो यहाँ पे भी कितना है 2/2 है। दैट मीन्स कि दोनों का ऑर्डर सेम है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब क्या है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, इसका सेकंड और इसका सेकंड, ये कितना है 3 है, तो ये भी 3 ही है। अगर 2 + 1 को ऐड कर दिया जाए तो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। -4 ये -4, ये 2, ये 4 - 2 अगर कर दें सॉल्व कर दें तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ए और बी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि इनके ऑर्डर भी सेम है और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 की। पहला क्वेश्चन में आपने जस्ट ये काम करना है कि मैट्रिक्स के ऑर्डर लिखने। ऑर्डर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या होता है, मैं दोबारा फिर लिख रहा हूँ। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है कि रोज और कॉलम्स की जो तादाद होती है वो क्या बनाती है, वो एक ऑर्डर बनाती है। तो हम पहले इन तीनों की बात करेंगे। फर्स्ट में ए में 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज 2 कॉलम्स, 1 रो 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2, इसका भी 2/2 और इसका 1/2 हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे पहले की मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। मैट्रिक्स ए हैज़ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो इट्स ऑर्डर होगा नंबर ऑफ रोज पहले लिखेंगे, इनटू लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये बन जाएगा 2/2। ऐसे इन सब के बाकियों के भी लिख लेंगे। नेक्स्ट इन दोनों के भी देख लेते हैं। इसकी जो रोज है वो 3 है और जो कॉलम है वो 1 है। रोज होता है कि ऐसे हॉरिजॉन्टली देखना आपने, ये एक रो है, ये भी एक रो है, ये भी रो है, और वर्टिकली जब देखेंगे तो एक ही, मतलब ये लाइन में आ रहे हैं तो ये एक ही कॉलम बना रहे होंगे। सो इसका जो ऑर्डर होगा वो 1/3 होगा और जो इसका ऑर्डर होगा वो 3/2 होगा, क्योंकि इसकी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये देखिए D has 3 rows and 1 column, so its order will be 3/1। और जो E है उसकी 3 rows and 2 columns हैं तो उसका ऑर्डर होगा 3/2। जी, लास्ट वाले 3 पार्ट्स इनके ऑर्डर मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल इजी हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ जाते हैं और कभी कभार ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। मोस्टली इनको ऑब्जेक्टिव में ही दिया जाएगा क्योंकि ये एक मतलब बिल्कुल सिंपल से और एक लाइन के क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव में इनको पॉसिबल है कि दिया जा सकता है, बट शॉर्ट क्वेश्चन में आने के इनके चांसेस कम होते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे हमें डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है और हमने प्रूव करना है या हमने बताना है कि इनमें से कौन कौन से आपस में इक्वल है। अच्छा बच्चों, जब आप इक्वल करने लगेंगे तो एक काम कीजिएगा कि पहले जो मैट्रिक्स थोड़े से सॉल्व हो सकते हैं उनको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे C सॉल्व हो रहा है, 5 - 2 कर लें तो कितना आ जाएगा 3। जैसे यहाँ पे G है, ये सॉल्व हो रहा है, 3 - 1 2, 3 + 3 ये कितना हो जाएगा 6। ऐसे I भी हो रहा है सॉल्व, ऐसे J भी हो रहा है सॉल्व। तो फिर आपने क्या करना है, इनको देखना है कि कौन किसके इक्वल है। सबसे पहले अगर मैं A की बात करूँ तो A और C आपस में इक्वल हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ दोबारा कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। अगर उनके ऑर्डर सेम हो और अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम हो तो वो इक्वल होते हैं।
यहाँ मैंने बता दिया कि ए और सी इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर सेम है और इसकी जो एंट्रीज है वो भी सेम है, क्योंकि 5 - 2 ये भी कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे भी 3 है और ए में 3 है, दैट मीन्स कि दोनों का ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी सेम है। ऐसे ही जो है ना आप बाकियों को भी कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन किसके इक्वल है। अच्छा, ये जो ई पार्ट है, ई जो मैट्रिक्स है और जो एच है और जो जे है, ये तीनों आपस में इक्वल है, इसलिए आप लिख देंगे ई इज इक्वल टू एच इक्वल टू जे। क्यों? क्योंकि तीनों के ऑर्डर भी सेम है और तीनों की एंट्रीज भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, और इसके ऊपर आप लिख लीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, जो हम ये चैप्टर कर रहे हैं इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं आपको। तो वो बच्चे जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने इस साल अपेयर होना है 2021 में, तो उनके लिए भी ये लेक्चर्स क्या होंगे, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो वो यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी जो सिलेबस करवाया जा रहा है ये न्यू जो 9th है, जिन्होंने 2022 में अपेयर होना है एग्ज़ाम्स के अंदर, ये उनके लिए। बट अगर कोई बच्चा जो इस साल अपेयर हो रहा है और जिसने अपनी प्रिपरेशन स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी, तो वो भी इसे कर सकता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पास दो मैट्रिसेस हैं और उनके बीच में इक्वल का साइन है, यानी कि ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो अननोन अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी एंड डी, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, सो इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो आपस में इक्वल कर देनी है। इसका फर्स्ट नंबर फर्स्ट के इक्वल कर देना है, इसका सेकंड के इक्वल, जो C-1 थर्ड एलिमेंट है वो 3 के इक्वल, और 4D - 6 इक्वल टू 2D कर देना है। तो क्या करेंगे, आप इक्वेशंस बनाएंगे। पहला था उसका A+C और राइट साइड पे जो नंबर था उसका फर्स्ट एलिमेंट था मैट्रिक्स का 0। तो यहाँ से आपका जो A+C है, यहाँ से तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ना A मिलेगा ना C मिलेगा, तो आपने A इक्वल टू -C लिख देना है। सेकंड जो है, इसमें भी आपको A और B नहीं मिल सकता, तो आपने क्या करना है, A+2B इक्वल टू -7 लिख के अगले स्टेप में A को वहाँ जाके माइनस कर दीजिए। अच्छा, जब A माइनस होगा तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, -7 - A, तो आप उन दोनों में से माइनस कॉमन करके भी लिख सकते हैं। थर्ड इक्वेशन थी हमारी C-1 इक्वल टू 3। अब C-1 इक्वल टू 3 जो है, हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल अल्फ़ाबेट है। जब एक ही क्वेश्चन में, एक ही इक्वेशन में 2 अल्फ़ाबेट्स हो तो उनको सॉल्व नहीं किया जा सकता तब तक जब तक हमारे पास एक अल्फ़ाबेट की वैल्यू नहीं आएगी। तो हम इन दोनों को अभी सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ये वाली सॉल्व हो सकती है। C-1 इक्वल टू 3 है, सो C विल बी इक्वल टू 3 + 1, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, C इक्वल टू 3 आ गया। ये आपका फर्स्ट आंसर है। ये जो पॉइंट नंबर 3 है ये आपको फर्स्ट आंसर दे रहा है। अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट वैल्यूज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें C मिल गया तो हम ये यहाँ फर्स्ट के अंदर, जो फर्स्ट इक्वेशन आपने बनाई वहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको A पे मिल जाएगा। तो आपने वहाँ पे पुट कर देना है C की जगह पे -4, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा A इक्वल्स टू -4। C वाली जगह पे अगर आप 4 लगाते हैं, क्योंकि C तो 4 ही आ रहा है, बट ये माइनस जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा, तो आपको ये 4th पॉइंट में A की वैल्यू मिल गई। अब आपने क्या करना है कि A की वैल्यू जो है वो इधर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो जहाँ पे A आ रहा होगा उधर आपने -4 लिख देना है। -4 + 7 कितना होता है 3, लेकिन ये जो बाहर माइनस है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या करिए कि ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड कर दें। तो चाहे तो आप ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर दे दें, चाहे तो आप इनको डिवाइड कर लें। अगर डिवाइड करेंगे तो -1.5 आ जाएगा। 5 पॉइंट में ये जो 5th इक्वेशन है इसमें आपको B का आंसर मिल जाएगा। 4 में आपको -4 जो A है, ये 4th इक्वेशन में A -4, ये आपको A का आंसर मिल गया। थर्ड में आपको C का आंसर मिल गया। और अब हम लास्ट पे बात करते हैं कि जो 4th इक्वेशन थी, जो 4th एलिमेंट था दोनों तरफ उनको इक्वल करेंगे। लेफ्ट साइड पे था हमारे पास 4th एलिमेंट 4D - 6 और राइट साइड पे था हमारे पास 2D। तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि जो D वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेंगे, 4D - 2D हो जाएगा इधर आके, और ये 6 इधर आके प्लस हो जाएगा। 2D इक्वल टू हो जाएगा 6। ये 2D कैसे आया, 4D में से 2D माइनस कर देंगे तो 2D आ जाएगा। हमें जस्ट D चाहिए, तो ये वाला 2 इधर आके डिवाइड करते हैं। ये पॉइंट नंबर 6 में आपको किसकी वैल्यू मिल गई, D की। सो आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 एंड 6
3 4 5 6 में से हमें A मिला था -4, B मिला था -1.5, C मिला 4 और D मिला 3। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। और प्यारे बच्चों, आप अपना जो काम है वो साथ साथ करिएगा। अभी जब तक ये लॉकडाउन की सिचुएशन है तो आप अंडरस्टूड है कि स्कूल में फ़िज़िकली तो नहीं आ सकते, तो आप लोगों को चाहिए कि आप ये जो ऑनलाइन लर्निंग हो रही है, ऑनलाइन लेक्चर्स आ रहे हैं, इनसे अच्छी तरह से बेनिफिट लें। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।